हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न उत्तर में आपको कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। ठीक है बच्चों, इसके चार आपको उत्तर दिए हुए हैं। पहला है राष्ट्रीयता की भावना, धार्मिक भावना, जातीयता की भावना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना है, तो आपका आंसर है यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, आपको उत्तर लिख लेना। यहाँ पे उत्तर होगा आपका राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। बताइए कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर नोट कर लीजिए। इसका उत्तर है 22 भाषाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं अब लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये खाली स्थान है, ये आपको 1 बाय 1 समझने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इसका आंसर है 6। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6। ठीक है बच्चों, इसको आप भर लेना। अगला क्वेश्चन है, अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। कैसा है, राष्ट्रीय भरना है आपको, यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर, यानी जातियों का जो आधार, जातियों को किसके आधार पर बांटा था, तो कर्म के आधार पर बांटा था। किसके आधार पे, कर्म। ठीक है बच्चों, नोट करते जाइए सभी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन सन कौन सी सन में हुआ, बताइए। भारत का विभाजन हुआ था बच्चों 1947 में। जब पाकिस्तान बना था भारत से, तब भारत का विभाजन हुआ था। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है। एकीकरण, एकीकरण का मतलब एकता। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे देखिए समझते हैं हम। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का भेदभाव किए बिना सुख दुख की एकता की भावना का होना है। यानी राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि चाहे हम कैसे भी हो, चाहे हम किसी भी धर्म जाति के हों, ठीक है, लेकिन हम सभी इस भारत देश में रह रहे, तो हमें सभी को क्या है, ये सब जाति धर्म को भूलकर हमें हमेशा साथ रहना है। चाहे हम सुख में हो चाहे दुख में, हमेशा हमें क्या रहना है, साथ रहना है। तो यह राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंथ निरपेक्षता क्या है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। पंथ निरपेक्षता का मतलब मैं आपको समझा देता हूं पहले। देखो बच्चों, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म को मानने की आजादी। यानी हमारा जो भारत देश है उसमें क्या है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर हमको मुस्लिम धर्म पसंद है तो हम मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं। हमको जो भी हिंदू धर्म पसंद है तो हम हिंदू धर्म को अपना सकते हैं। और सिख धर्म पसंद है तो हम सिख धर्म, जो भी आपको, जिस भगवान को आप मानते हो आप मान सकते हो। तो इसी को बोला जाता है पंथ निरपेक्षता। तो क्या है देखिए, पंथ निरपेक्षता से आशय प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करने से है। समझ में आया। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। बताइए बच्चों, विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। तो क्या है, विविधता में एकता से अभिप्राय लोगों में वेशभूषा, खाना पीना, रहने के तौर तरीके में अंतर रहने के बावजूद, यानी हमारा देश कैसा है, विविधता वाला देश है, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता का होना। यानी जब किसी और देश से लड़ाई की बात आती है या किसी और देश से किसी भी कंपटीशन की बात आती है, तो उस टाइम पे हम क्या होते हैं, सभी एक होते हैं। इसे बोलते हैं विविधता में एकता। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके सामने है।
अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा के प्रमुख दोषों के वर्णन कीजिए, यानी जाति प्रथा का जो दोष है वो क्या है बताइए। तो जाति प्रथा के आपको पता है कुछ दोष हैं। पहला दोष क्या है, देखिए जाति व्यवस्था समाज को उच्च वर्ग व निम्न वर्ग में बांटती है। कितने, दो हिस्सों में बांट देती है, एक होता है ऊंची जाति, एक होता है नीची जाति। अगला क्वेश्चन, जातिगत भेदभाव के कारण लोगों में आपस में नफरत का भाव उत्पन्न हो जाता है कि नहीं बच्चों। यानी जब जाति हो जाती है तो लोग आपस में क्या करने लगते हैं, एक दूसरे से बैर करने लगते हैं। और तीसरा क्या है, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण करते हैं। यही होता था कि नहीं पहले, अब इतना नहीं होता, पहले बहुत ज्यादा होता था। तो ये है जाति प्रथा के दोष। समझ में आ गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथकवाद को विस्तार से समझाइए। बड़ा क्वेश्चन है ये, जो कि लघुत्तरी में आता है। पृथकवाद क्या होता है, तो बच्चों पृथकवाद का मतलब होता है अलग रहना। पृथक माने क्या होता है, अलग, ठीक है। यानी कि जब कोई राज्य अलग राज्य की मांग करे, जैसे राज्य में कुछ लोग रहते हैं, जैसे घर होता है ना, घर में क्या है 10 लोग हैं और 10 में से एक इंसान बोले कि नहीं अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, तो इसको क्या बोलेंगे, पृथकवाद बोलेंगे। ऐसे राज्य होते हैं देश में, कई राज्य हैं, इन राज्यों में से कुछ राज्य क्या बोलेंगे, हमको अपना अलग राज्य बनाना है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, पृथकवाद बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो क्या है, देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग पृथकवाद कहलाती है। क्लियर बच्चों, देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग क्या कहलाती है, पृथकवाद कहलाती है। क्षेत्रवाद पृथकवाद को जन्म देता है, यानी जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने क्षेत्र के प्रति क्या करते हैं, रुचि होती है, वो लोग ही क्या है, पृथकवाद को जन्म देते हैं। बोलते हैं ये हमारा क्षेत्र, हमारा क्षेत्र। तो इस तरीके से क्या है, पृथकवाद उत्पन्न हो जाता है। कई जाति और वेशभूषा के लोग रहते हैं, यानी कि उसमें क्या है, कई जाति और वेशभूषा, कभी कभी अपनी उपेक्षा महसूस करने पर ये पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों जब कोई, कई राज्य क्या है, वैसे तो हमारे देश में कई लोग अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि हमारी कुछ मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम रहेंगे, जैसे आप मान के चलो एक हिंदू क्षेत्र है, तो उसमें क्या है, हिंदी बोलेंगे, हम अपना अलग राज्य बना लेते, तो हिंदू हिंदू अलग रहेंगे। या फिर मुस्लिम को लग रहा है कि यहाँ पे हमारे वोट ज्यादा है, तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, पृथकवाद को जन्म देते हैं। ये लोग पृथक रहने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए, इन्हें बाहरी ताकतों के द्वारा भड़काया जाता है। देखा है कि नहीं, कि इनको जो है क्या है, कई देश चाहते हैं कि ये देशों में आपस में हमेशा फूट पड़ी रहे, तो वो ये क्या है, बाहर से पैसा आता है, पैसा कर देते हैं, तो इससे भड़काया जाता है कि आप अलग राज्य की डिमांड करो। देश में रहने वाले कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते इस प्रकार की भावना को भड़काते हैं, यानी कई लोग क्या करते हैं, इस भावना को भड़काते हैं। पृथकवाद देश की एकता के लिए चुनौती है। क्लियर, यानी कि अगर हमको एक रहना है तो हमें पृथकवाद से दूर रहना पड़ेगा। तो ये है पृथकवाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें लिखा है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण में क्या क्या तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक है, बताइए। तो कौन कौन से तत्व हैं, तो वो तत्व हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए। राष्ट्रीय एकीकरण में पहला है मौलिक अधिकार। आपको पता है कि हमें भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों की सहायता से सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बनाए रखता है। आपको पता है जब 6 अधिकार होंगे तो सभी को समान नौकरी मिलेगी, तो वो अलग राज्य की क्यों, तो इससे क्या होगा, देश बटेगा नहीं, सभी को समान अवसर होंगे तो सभी अच्छे से रहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। देखिए यहाँ पे अगला है आपके सामने मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है, देश में जिस तरीके से हमको अधिकार मिले हुए हैं उसी तरीके से हमको कर्तव्य मिले हुए हैं। तो भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों को समान कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो ये भी है, ठीक है, ये नहीं कि किसी एक को ही करना होता है, सभी राज्यों को करना होता है। तीसरा है पंथ निरपेक्षता, जो कि हम पहले ही पढ़
के है कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है कि भारत के किसी भी नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को माने, उसकी उपासना करे। तो इस वजह से भी क्या है, लोगों में एकता की भावना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी के साथ कोई बुरा नहीं हो रहा है। और चौथा है यहाँ पे समान प्रतीक चिन्ह। आपको पता है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जैसे तिरंगा, बाघ, जनगण मन, वंदे मातरम हमारी एकता को बल देते हैं। जैसे मान के चलो कि हम देखो, मैं हिंदू धर्म का हूँ, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, तो इस तरीके से क्या होता है, सब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी एकता में थोड़ी सी कमी आ जाती है कि हम हिंदू तुम मुस्लिम। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारा झंडा कौन है, तो वो तिरंगा, यानी कि हम सबका झंडा कौन है, एक ही, सिर्फ तिरंगा है। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि हम सब एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चिन्ह क्या है, हमको एकता के सूत्र में बांधते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे इधर उधर हो सकते हैं, तो आप मैच कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये तो पता है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन और भी मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको क्वेश्चन मैं पूरे कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।